अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हम 14 अगस्त में दाखिल हो चुके हैं और 14 अगस्त यूं तो हमारी आज़ादी का दिन है। हम सब बहुत सारे लोग बड़े जोश जज्बे से मनाया भी करते हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा माहौल डिफरेंट मुझे तो महसूस हो रहा है कि एक खौफ है, घुटन है और एक अजीब सा कुछ माहौल महसूस होता है। और इसकी वजह एक तो ज़ाहिर एक सियासी कश्मकश है और इसकी वजह एक मायूसी भी है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इतने बरसों बाद भी जो मकसद था क़याम पाकिस्तान का वो पूरा होता नजर नहीं आता। हमें ऐसा तो लगता है कि हमने शायद अंग्रेजों से आज़ादी हासिल कर ली, हमने एक बैरूनी तसल्लुत से आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन सही मानों में हम आज़ाद नहीं हो सके। उसकी एक वजह तो ये है कि हम माशी तौर पर आज़ाद नहीं हो सके। हम आज तक बैरूनी ममालिक के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनके ऊपर इन्हिसार करते हैं, उनके इमदादों से, उनके कर्जों से हमारा मुल्क चलता है, हम चलते हैं, हमारा निज़ाम चलता है। तो फिर हम कैसे कहें कि हम आज़ाद हैं? फिर जाहिर है कि जो हमें पैसे देता है वो हमसे अपनी मर्जी की काम भी करवाता है, मर्जी की बातें भी बनवाता है और पॉलिसीज भी बनवाता है। तो फिर हम कैसे कहें कि हम आज़ाद हो चुके हैं? और सिर्फ इतना ही नहीं कि हम माशी तौर पर आज़ाद नहीं है, देखा जाए तो शायद हम शख्सी आज़ादी को भी उस तरह अभी तक इंजॉय नहीं कर रहे अपने मुल्क में। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो कैफियत है मुल्क में वो ऐसी लगती है कि जैसे मुल्क का आइन तकरीबन मुअत्तल हो चुका है। पाकिस्तान में अगर मैं हाइब्रिड रजीम की बात करूं, मैंने पिछले भी आपको किसी व्लॉग में बताया था, तो नंबर 1 पोजीशन है इस वक्त पाकिस्तान की, यानी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो लीस्ट है तमाम ममालिक में दुनिया के। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत कम है, ना होने के बराबर है, और ज्यादातर जो इस्टेब्लिशमेंट है वही मामलात को देख रही है। तो एक ऐसी सूरत हाल में, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम कैसे कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं, जहां पर आज़ादी इज़हार राय भी नहीं है, जहां पर आप इलेक्शन में नहीं जा सकते, आप जाकर इलेक्शन में अपने नुमाइंदे नहीं इलेक्ट कर पा रहे, वो भी हम देख रहे हैं मुसलसल तवालत का शिकार है, पहले 2 सूबों में और अब तो लगता है कि पूरे पाकिस्तान में भी उसमें ताखीर होगी। तो यह सब चीजें आपको एक बात सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या हम आज़ाद हैं? और इसका जवाब हमें यही मिलता है कि हम आज़ाद नहीं हैं। और ये अफसोस की बात है, क्योंकि जो ख्वाब देखा गया था वो इस्लामी फलाही रियासत का था, लेकिन हमें यहाँ ना तो इस्लाम नजर आता है और ना फलाह नजर आती है। नजर आता है तो खौफ, नजर आता है तो घुटन, नजर आती है तो मायूसी। अल्लाह करे कि हम इस सारी सिचुएशन से निकल सकें, लेकिन फिल वक्त ये सारी बातें बहुत ज्यादा एक खौफनाक ख्वाब की तरह हमें नजर आ रही हैं। अल्लाह करे ये ख्वाब जल्द टूट जाए और हम किसी अच्छे मोड़ के ऊपर आंख खोलें तो हमें महसूस हो कि शायद सूरत हाल कदरे बेहतर है, लेकिन फिलहाल ऐसी सिर्फ उम्मीद की जा सकती है। खौफ किस बात का है? मैं क्यों खौफ की बात कर रही हूँ? अभी आप देख लें कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जश्न आज़ादी भी मनाने की इजाजत नहीं है। कोई खौफ है कि पता नहीं वो बाहर निकल आएंगे, कितनी बड़ी तादाद में निकल आएंगे, क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं। क्या है, आएंगे बाहर, झंडे लेंगे, कुछ पापा करेंगे, कुछ मोटरसाइकिलों पे चलेंगे और घर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन एक अजीब से फैसले हैं जो मुसल्लत किए जा रहे हैं, रोक लो, पकड़ लो, दबा दो, ठिकाने लगा दो, बस यही कुछ। जितना आप किसी चीज को दबाते हैं, इंसानी जिबिलत का तकाजा है कि वो उतनी शद्दोमत के साथ उभर कर दोबारा आपके सामने आ जाती है, रिएक्ट करती है। और मोहब्बत में तो ये होता है, जो लोग मोहब्बत कर रहे हैं इस वक्त उन्हें अंदाजा है कि जितना उन्हें रोका जाता है उतनी ज्यादा जज्बात भड़कते हैं। और यही सूरत हाल इस वक्त पीटीआई कारकुनान की नजर आती है, जो नित नए अंदाज से अपनी मोहब्बत का इजहार करने पर मजबूर है। रोका जाता है तो वो कुछ और तरीका इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन मोहब्बत रुकती नहीं है। और यही बात है जो कि ताकतवरों को समझ नहीं आ रही है, और वो मुसलसल एक अजीब सी आप कहते हैं ना, हवा में मुक्केबाजी कर रहे होते हैं, जिसका कोई आपको फायदा नहीं हो रहा होता, और ना आप उससे जीत सकते हैं और ना आप उससे हार सकते हैं। तो ऐसी ही आपकी सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है। एक अफसोस की बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की रैलीज निकल रही हैं, वो अपने झंडों के साथ, पाकिस्तान के झंडों के साथ, आज़ादी के साथ जश्न आज़ादी मना सकते हैं, लेकिन पीटीआई वालों को ये सहूलत हासिल नहीं है। तो उन्हें अपने ही मुल्क में ऐसा लग रहा है कि गुलाम सा बनाकर, अछूत सा बनाकर रख दिया गया, और वो अपने आप को क्यों इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं? अगर कोई शख्स पीटीआई से वाबस्ता है, वो कोई दहशतगर्द जमात नहीं है, ना कोई डिक्लेयर्ड ऐसी बैंड जमात है, तो फिर क्यों उससे वाबस्ता किसी शख्स को छुपना पड़े, या अपनी मोहब्बत का, अपने लीडर से मोहब्बत का, अपनी पार्टी झंडे से मोहब्बत का, पार्टी तराने से मोहब्बत का, कोई भी उसको सजा क्यों भुगतनी पड़े, उसका जुर्म क्यों उसको लगे ये सब करना? तो ये एक अफसोसनाक पहलू है। लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई के वर्कर्स हमें एक नजर आते हैं जोश में कि वो बाहर निकलें और कुछ करें, और जब तक ये जोश और उम्मीद उनकी बाकी है उस वक्त तक
वक्त ये खौफ ताकतवरों को बाकी रहेगा कि कैसे निमटना इस खौफ से। खौफ उन्होंने डाला हुआ है, लेकिन खौफजदा खुद भी है। तो एक खौफ है, और खौफ देखना ये है कि किसका हावी हो जाता है, किसका गालिब हो जाता है। आगे बढ़ती हूँ जी। आज आपको इस वीलॉग में कुछ बातें भी, सिर्फ लेक्चर ही नहीं है, कुछ बातें और भी हैं, खबरें भी हैं जी। निगरान वजीर आजम तैनात हो गए हैं, लेकिन खुद जो इत्तेहादी जमातें थी उनके अपने ही लोग अब उंगलियां उठा रहे हैं, और ये करेंगे। अब इसके मकसद है, इसका मकसद ये है कि एक तो इन लोगों को भी सरप्राइज मिले हैं, बहुत सारे अपने इनकी ख्वाहिशात और अरमान टूटे हैं। जो लोग ये खुद अपने लगाना चाहते थे उसमें इनको नाकामी हुई है, तो इस वजह से भी ये परेशान है। और दूसरी वजह ये भी है कि ये अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मामलात से डिस्टेंस भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि जो इस 16 माह में इन्होंने जिल्लत और रुसवाई कमाई है उसका बोझ उठाकर अवाम का सामना करना खासा मुश्किल है। तो कोशिश ये करेंगे कि उस सारी जिल्लत और रुसवाई का बोझ एक दूसरे के कंधों पर डाला जाए। और इसी वजह से अब हमें नजर आता है कि अख्तर मेंगल साहब हैं, वो नवाज शरीफ साहब को एक लेटर लिखते हैं और उसमें बाकायदा शिकवे शिकायत करते हैं कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे लिए सियासत का दरवाजा बंद कर दिया है इस तैनाती से, और हमने आपके साथ चले तो हुकूमत बलोचिस्तान को कुछ ना मिला। हमने देखा कि बलोचिस्तान को कुछ ना मिला, इंसानी हुकूक की पामालियां उसी तरह जारी रही, उसी तरह लोग लापता होते रहे, उसी तरह एक जबरी जो तशद्दुद है उन पर रियासत का वो जारी रहा। तो हमें क्या मिला? फिर उन्होंने ये भी बात की कि जनाब आपने सीखा नहीं माजी से, आप आज भी उन्हीं लोगों की बातें मान गए हैं, कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं जिनके खुद आप डसे हुए हैं। तो ये सारी बातें अख्तर मेंगल साहब ने की हैं, और अभी नवाज शरीफ साहब ही खत पढ़ के फारिग ही हुए होंगे तो पीपल्स पार्टी के भी तेवर बदलना शुरू हो गए हैं। अब कुंडी साहब भी ये कह रहे हैं कि जो हमने मर्दमशुमारी की मंजूरी दी ये नहीं देनी चाहिए थी, गलत हो गया फैसला। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब बहुत सारी जो कानून साजियां आखिर में की गई हैं उजलत में, ये भी नहीं होनी चाहिए थी, ये भी हमारे गले पड़ेंगी। तो ये सब बातें अब क्यों हो रही हैं? ये बातें इसलिए नहीं हो रही कि इन्हें यकदम अचानक कुर्सियां जाते ही एहसास हो गया कि हो ये हम क्या कर बैठे हैं, जमीर जाग गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि पता उस वक्त भी था कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब ये सब कहने का मकसद ये है कि ये साबित किया जा सके कि हम तो अभी भी बड़े जमहूरियत के लंबरदार हैं, हमने अब अवाम में जाना है तो हम कहेंगे जी हम तो मजबूरन बैठे हुए थे, वरना ये सारे फैसले तो कोई और ले रहा था, PMLN के ऊपर डालेंगे वगैरह वगैरह। तो ये MQM को भी एकदम याद आएगा कि कराची के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई, इस हुकूमत का साथ देके कोई फायदा नहीं हुआ, सबको याद आएगा ये सारी बातें। हालांकि इन सब का वो हाल है कि हर हुकूमत का हिस्सा भी होते हैं और फिर उसके बाद दोबारा जाके अवाम में यही रोते हैं कि जी हमें तो कुछ नहीं मिला, और हिस्सा भी बनते और जो बिगड़ते भी हैं। उसकी वजह यही है कि ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलने वाली जमातें हैं, उन्हें वहां से इशारा मिलता है उसके साथ मिल जाओ तो उसके साथ मिल जाते हैं, जब इशारा मिलता है कि यार इधर से हट के उधर चले जाओ तो उधर चले जाते हैं। ना इनकी अपनी इस बात में कोई सोच होती है कि कौन मुल्क के मफाद में और हमें कहीं पे तो स्टैंड लेना चाहिए, और ना किसी में इतनी अखलाकी जुर्रत है, ना कोई इतना बहादुर है यहाँ पर। और जो बहादुर था कोई स्टैंड लेने वाला वो इस वक्त जेल में पड़ा हुआ है। लेकिन आपको ये सारी मुनाफिकत अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े आने वाले चंद दिनों में यहाँ होगी, और आप बड़ा एंजॉय करेंगे इनकी अब बातें सुन सुन के कि जिन लोगों को वो 1-1.5 साल पहले की जो कीमतें थी पेट्रोल की, घी की, वो सब महंगी लगती थी, आज अब किस मुंह से जाके कहेंगे कि हमने सब कुछ सस्ता कर दिया 1.5 साल में आके, तो क्या जाके कैंपेन चलाएंगे? तो यही करेंगे ना फिर कि दूसरों पर डालेंगे, तो माफिया तलाफियां करने की कोशिश करेंगे। तो ये अब आपको आने वाले दिनों में काफी ज्यादा चीजें होती नजर आएंगी। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, इमरान रियाज खान साहब के हवाले से आप लोग बहुत जिक्र करते हैं कि मैं उनका जरूर वीलॉग में जिक्र किया करूं। मैं बड़ी बखुशी उनका जिक्र कर सकती हूँ, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ ये कि एक बहुत पाकिस्तान के मकबूल सहाफी हैं, बल्कि इसके साथ साथ मुझे खुद भी जाती तौर पर उनके साथ काम करने का भी एक मौका मिला है, तो मेरी उनके साथ एक अलग से भी पहचान है, और उनका इस तरह से गायब होना मंजर से बहुत तकलीफ देह है। मैं वक्तन फवक्तन कोशिश भी करती हूँ कि इस सिलसिले में आवाज उठाती रहूं, और मैंने आखिरी व्लॉग में बात भी ये की थी कि शायद उम्मीद है कि इस हुकूमत के जाने के बाद 14 अगस्त को जब इत्तेहादी हुकूमत खत्म हो जाएगी, कोई निगरान हुकूमत आ चुकी होगी, तो शायद 14 अगस्त को उनको भी आजाद कर दिया जाए, आजादी के दिन। आखिरी खबर तो यही थी। लेकिन अगेन बात वही है कि अगर तो वो हुकूमत के पास होते तो शायद हुकूमत जाते जाते ये उनके ऊपर रहम कर जाती और आजादी के दिन उन्हें आजाद कर जाती, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आजादी के दिन भी अगर हमें ये जज्बा नहीं आता कि यार जिस आजादी के लिए हमने ये वतन लिया था, हम उस आजादी के दिन अपने ही शहरियों को अगर कैद रखते हैं तो फिर क्या फायदा इस आजादी का? क्यों फिर इतनी जद्दोजहद की? तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। एक खबर उनके हवाले से गर्दिश कर रही थी
ایک بین الاقوامی صحافی کے توسط سے, جس نے سائفر کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ جناب اسی سائفر کے چکر میں, اس سائفر کو روکنے کے چکر میں 2 صحافی بھی مارے گئے ہیں, اور انہوں نے ایک تو ارشد شریف کا بھی نام لیا اور پھر دوسرا انہوں نے عمران ریاض کا بھی نام لیا. لیکن پھر آگے چل کے اس بات کو انہوں نے کہیں کلیئر کیا ہے کہ عمران ریاض ابھی بہرحال مسنگ ہے, تو اس لیے ابھی کنفرمیشن سے نہیں کہا جا سکتا. لیکن اس کے بعد سے کافی زیادہ تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ خدا نخواستہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. لیکن ابھی تک جو ہمارے سورسز ہمیں کنفرم کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں, زندہ سلامت ہیں, لیکن ابھی آزادی کا امکان ان کا کم ہے. اب تو کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ شاید انہیں الیکشن کے بعد ہی رہا کیا جائے. تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ ایک شخص سے بھی آپ اتنا آزاد ہیں, اتنے خوف زدہ ہیں کہ وہ آزاد شخص ہے تو اس سے بھی آپ خوف زدہ ہیں. تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ معمولی سے صحافی سے کیوں کوئی اتنا خوف زدہ ہو کہ اسے پکڑنا پڑے الیکشن کرانے کے لیے, کہ جب تک جی الیکشن نہیں ہوں گے تب تک وہ کیا بگاڑ لے گا. نہ وہ کوئی لیڈر ہے, نہ وہ کوئی سیاسی رہنما ہے, نہ اس نے الیکشن لڑنا ہے. اس کی کیا طاقت ہے, نہ اس کے پاس کوئی فورس ہے کہ جو وہ آپ کو کسی کام سے روک لے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ہو رہا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اور مجھے زیادہ تکلیف ان بے حس صحافیوں پر ہوتی ہے جب میں یہ دیکھ رہی تھی ویڈیو کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جاتی ہیں, ان کے اوپر گلپاشیاں کی جا رہی ہیں, ان کے اوپر پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں اور بڑی کلیپ ہوتی ہے ان کے لیے. تو میں حیران ہو جاتی ہوں ایسے صحافیوں کے اوپر. اول تو میرا نہیں خیال ہے کہ صحافی کا اور حکومت کا ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ وہ گلپاشیاں کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہو, حکومت چاہے کسی کی بھی ہو. میں مانتی نہیں ہوں کہ کوئی صحافی مدح سرائی کرتا رہے حکومت کی, یہ میرے لیے ماننا کافی مشکل ہے. کوئی تعریف کی جا سکتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, کسی نے اچھا کام کیا, ضرور آپ تعریف کریں, لیکن آپ باقاعدہ ایک ایسے اس کو اعزاز دے رہے ہوں کہ جیسے وہ پتہ نہیں کیا آپ کے لیے کر دیا ہو, تو یہ سمجھ سے باہر ہے. مطلب ایک ایسی وزیر اطلاعات کہ جس کے دور میں ایک آپ کا صف اول کا صحافی شہید ہوا ہے اور وہ اس کی کچھ نہیں کر سکی قتل کی کارروائی میں کوئی, اور بلکہ ایک بے حسی نظر آتی ہے ان کے چہرے پر. ایک صحافی 3 مہینے سے لاپتہ ہے اور وہ آ کے اس کے اوپر تبرے اڑاتی ہیں, اس کی صحافت پہ کوشچنز کرنے بیٹھ جاتی ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس عورت کے چہرے کے اوپر ذرا سا کوئی پریشانی کا آیا ہو کہ اوہو میں واقعی پریشان ہوں, بھائی ہونا چاہیے, کیوں نہیں نظر آ رہے ہو, پتہ لگانا چاہیے حکومت, بندہ تھوڑی ایکٹنگ ہی کر لیتا ہے. یہ تک نہیں اس عورت نے کبھی زحمت کی کہ کم از کم ایکٹنگ کر لی. اور اس کے علاوہ بھی 4-5 صحافی اس وقت بین کیے ہیں, ابھی جو لیٹسٹ وہ پیمرا کا آیا ہے نوٹس, اور کتنے ہی صحافیوں کے پروگرامز بند ہیں. اور پھر ہر روز جو نئے نئے نوٹس آتے ہیں, اس کا نام نہیں لینا, اس کا نام نہیں لینا, اس ایشو پہ بات نہیں کرنی, یہ نہیں کرنا, یہ پروپیگنڈا مہم ہے جی, بنی بنائی ٹکرز ہیں, سارے چھاپ دو بیٹھ کے. یہ ان کی وزارت اطلاعات ہے. اور صحافی اس وزارت اطلاعات کی وزیر کو آ کے پھول پہنا رہے ہیں, جی بہت مہربانی آپ کی, بڑا شکریہ آپ کا, پھول پرسائے جا رہے ہیں. اور یوں بھی ان کا تعلق ایسا تھا صحافیوں کے ساتھ, مطلب آپ فواد چودھری سے لاکھ اختلاف کریں, مجھے بھی ان کی بہت ساری باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایک بات ماننی پڑے گی کہ مجھے وہ ہر چھوٹے بڑے چینل پر نظر آتے تھے, اپنی حکومت میں پریزنس ہوتی تھی ان کی, وہ بیپر دینے کے لیے پراپر موجود ہوتے تھے, حکومت کا اپنی حکومت کا اس وقت کا ورژن دینے کے لیے موجود ہوتے تھے. ہمارے بھی پروگرام میں وہ اکثر آتے رہتے تھے, اور بھی لوگوں کے چینلز پر میں نے انہیں دیکھا ہے, تو وہ موجود ہوتے تھے. ان صاحبہ کو آپ جتنی مرضی ٹرائی کر لیں, یہ آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی. صرف ان کے گنے چنے 3-4 پسندیدہ صحافی ہیں, ان کے پاس یاد بھی آپ وزیر اطلاعات ہیں پورے ملک کی, سارے چینلز کے لیے آپ اویلیبل ہونی چاہیے, لیکن ان کے مزاج ہی نہیں ملتے. اگر آ جائیں تو اتنی بدتمیزانہ سی ان کی اور تکبرانہ سی ان کی گفتگو ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں. اور یہ صحافی ان کے اوپر گلپاشیاں کر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو یہ کس طرح کی صحافت ہے اور کیسے ان لوگوں کے ضمیر زندہ ہیں. ضمیر کا قیدی تو عمران ریاض ہے, جس کو آج تک بھی رہا نہیں کیا گیا. آخر میں ایک بات کروں گی جناب کہ ہم کس فریب کا شکار ہیں. ہم اس فریب کا شکار ہیں جو ایک ویڈیو میں ہمیں نظر آتا ہے. ایک ویڈیو ہمارے نیشنل چینلز پہ چل رہی ہے واگا بارڈر کی, کہ جس میں انڈین فوجی, وہ جو ہے نا واگا بارڈر پہ پریڈ ہوتی, پرچم کشائیگی اتارنے کی تقریب, اس میں وہ جناب ٹانگ مارتے ہیں زور سے, سلوٹ مارتے ہیں وغیرہ, وہ پورا ہے. وہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے, اچھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے وہاں پر لوگوں کے لیے, اور بڑا جذبہ بھی آتا ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. مجھے کیا پرابلم ہے, مجھے یہ پرابلم ہے
کہ جناب وہ انڈین جو فوجی ہے اس کی بندوق نیچے گر گئی اور اس کے اوپر ایک پورے چینل جو ہیں وہ خبر چلا رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ کہ جی دیکھیں واہ جی واہ، ہمارا جو جوان تھا وہ بڑا زبردست تھا، اس نے ایک بندوق سنبھالے رکھی، دوسرے سے جی بندوق گر گئی۔ یعنی ہم نے اپنی قوم کو کدھر لگایا ہوا ہے؟ کس کی ٹانگ اونچی ہے، کس کی ٹانگ نیچے رہ گئی، کس کی مونچھ کا تاؤ زیادہ ہے، کس کی مونچھ نیچے کی طرف رہ گئی، کس کی بندوق گر گئی، کون بندوق نہیں سنبھال سکا، کس نے بندوق پکڑے رکھی، کس کا نعرہ زیادہ لمبا چلا گیا، کس کی چیخ کم رہ گئی۔ یعنی آپ لیول چیک کریں، یہ ہمیں ان چیزوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ جناب یہ جیسے بڑی کوئی گلوریفائی کرتی ہیں چیزیں، آپ کو بڑی کوئی اونچی قوم بنا دیتی ہیں، اور اگر آپ ان چیزوں میں کہیں کو تھوڑی بھول چوک کر گئے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو کوئی آپ کے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ مطلب ہے کہ آپ سوچ کا اندازہ کریں کہ وہ اپنے ملک کو لے کر کدھر جا رہے ہیں، اس پیس تک میں اگلے پہنچ گئے ہیں، ان کی اکانومی آپ دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، ورلڈ رینکنگ میں اس وقت وہ فوج جس کے اوپر جو آپ کی پبلک سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتی ہے وہ کون سی فوج ہے پتا ہے آپ کو؟ انڈیا کی فوج نمبر 1، یو ایس کی نمبر 3 ہے، انڈیا کی فوج نمبر 1 ہے جس کے عوام اپنی فوج کو ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو وہ وہاں پر ہے، ہم کہاں پر ہیں؟ ہم ٹاپ 20 میں بھی نہیں تھے اس لسٹ میں۔ تو آپ اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ اس کی بندوق گر گئی اور آپ کی بندوق نہیں گری۔ ہماری تو پوری معیشت گر گئی، ہمارے تو اخلاقیات گر گئے، ہمارے تو جذبات گر گئے، ہمارے تو خواب گر گئے، تو ہم کس بات کو روئیں؟ تو ہم اسی بات کو پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اس کی بندوق گر گئی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ